में भी दे सकते हैं। व्हाट वी डू इन पार्किंसन डिजीज, एसिटाइल कोलिन की काम को क्या करना है, काम। एमेंटाडीन ऐसा एंटीवायरल है कि बनाया ऐसा गया है, इट हैज एंटी एसिटाइल कोलिन एक्टिविटी। ये क्या है, एंटी एसिटाइल कोलिन, ये एसिटाइल कोलिन को रिसेप्टर पे काम करने नहीं देगा। सो इट हैज मस्कोरेनिक एंटागोनिस्ट एक्टिविटी, एंटी मस्कोरेनिक। और पार्किंसन में हम एसिटाइल कोलिन को क्या करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं। तो दिस इज व्हाट यू पीपल शुड नो फॉर द एग्जाम। Cimetidine normally is an antiviral, but because of anti-muscarinic effect, it is also used in the treatment of Parkinson disease patient. Clear है? So these are the points which should everyone remember for the exam question. ठीक है, इससे जरूर जनाब आप लोगों को क्वेश्चन आएंगे। अगर एक क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज द इनिशियल ड्रग ऑफ चॉइस फॉर पार्किंसन डिजीज, ऑप्शन ए में लीवोडोपा है, बी में लीवोडोपा प्लस कार्बिडोपा है। तो आप लोगों ने क्या लिखना है, लीवोडोपा प्लस कार्बिडोपा। कभी कभार क्वेश्चन आता है कि कार्बिडोपा इज कंबाइंड विद लीवोडोपा ड्यू टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग, नंबर 1 इनहिबिट पेरिफेरल डीकार्बोक्सिलेज, बी इनहिबिट सर्ट्रल डीकार्बोक्सिलेज। आंसर इज पेरिफेरल डोपा डीकार्बोक्सिलेज, क्योंकि जो कार्बिडोपा है इट कैन नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्राइएट, ट्राइएट का मतलब क्या है, 3, which of the following 3 drugs to be combined for the treatment of Parkinson disease? Answer is levodopa 1, carbidopa 2, और थर्ड नंबर अगर इसके साथ मिलाई जा सकती है इनिशियली, दैट इज COMT inhibitor, either tolcapone और entacapone। ये एमसीक्यूज भी आता है। तो लीवोडोपा कार्बिडोपा से स्टार्ट करते हैं। अगर इफेक्ट आप बढ़ाना चाहते हैं और पेशेंट जल्दी ठीक होना चाहता है तो हम इन दोनों को इनके साथ मिलाते हैं, टोलकेपोन के साथ या एंटाकेपोन के साथ। तो एग्जाम में इस तरह आएगा, लीवोडोपा प्लस कार्बिडोपा प्लस सिलिजिलिन, नहीं, लीवोडोपा प्लस कार्बिडोपा प्लस ब्रोमोक्रिप्टीन, ये भी नहीं, लीवोडोपा प्लस कार्बिडोपा प्लस एंटाकेपोन। सो दिस इज द कॉम्बिनेशन। तो अगर लीवोडोपा कार्बिडोपा को हम मिलाना चाहते हैं तो हम किस इनहिबिटर के साथ, COMT इनहिबिटर के साथ। तो उसमें फिर एंटाकेपोन या एग्जाम में आ सकता है या टोलकेपोन आ सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पेशेंट डायग्नोस्ड फॉर पार्किंसन डिजीज एंड ही पुट ऑन द ट्रीटमेंट फॉर लॉन्ग रन, बट नाउ द पेशेंट सिम्टम इज रिजॉल्विंग, वो ठीक होता जा रहा है, एंड द पेशेंट इज टेकिंग सिलिजिलिन ड्रग। कौन सा ले रहे हैं, सिलिजिलिन। व्हाट वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इट इज MAO इनहिबिटर। तो आप लोग को इस तरह ड्रग देंगे और उसके ऊपर आप लोगों से मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछा जाता है, तो इसके लिए आप लोगों को फिर पता होना चाहिए कि इसकी मैकेनिज्म क्या क्या है। ठीक है जी। So this is the theme behind Parkinson disease। है कोई क्वेश्चन इसमें? ओके जी। नेक्स्ट इसके बाद पार्किंसन डिजीज से कम 2 या 3 क्वेश्चन आती है, क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है। जी हाँ जी बिल्कुल, फर्स्ट आई भी देते, ठीक है। नेक्स्ट लिखे, ओके ये फर्स्ट देंगे ताकि हम डोपामीन की लेवल को बढ़ाए, फिर बाद में हम मुख्तलिफ कम्बिनेशन पे रखते हैं कि जितने भी टैबलेट्स वगैरह मैंने बताए, लेकिन वो फर्स्ट नहीं थे ताकि हम डोपामीन को इनिशियली ज़्यादा बढ़ा सके। ठीक है जी, फिर बाद में हम टैबलेट्स पे रखते हैं पेशेंट को। ठीक है, नेक्स्ट देखे, a 10-year-old child is brought by their parents to the clinic, complain of sudden repetitive involuntary clapping of hands। ठीक है ना, clapping of hands in unusual area and also a repeated blinking of eyes and then followed by repetitive
abusive words, abusive words, ठीक है, and it is noticed from last 2 years. What is the diagnosis? हाँ जी, anyone in the class, what is the most likely diagnosis of this child? इस चाइल्ड को क्या है, इसमें मसला क्या है चाइल्ड के अंदर? एनीवन? ओके, इसमें पॉइंट्स कौन कौन से हैं? हाँ जी, ओके, इसमें मसला ये है, पेरेंट्स ये कहते हैं कि जो भी ये करता है रिपीटेटिव करता है, बार बार करता है, और सडन बैठा होता है, सडनली क्लैप करना शुरू कर देते हैं। अनयूजुअल एरिया के अंदर, मतलब मस्जिद में हम जाते हैं नमाज पढ़ने, ये बच्चे साथ में लेके जाते हैं, मस्जिद में क्लैपिंग करना शुरू कर देते हैं। अब शादी ब्याह के मौक़ों पे क्लैपिंग तो नॉर्मल चीज़ है ना, वो तो ओकेजनल है। अनयूजुअल, अनयूजुअल का मतलब ये है जहाँ पे आपको कोई चीज़ नहीं करनी चाहिए और आप करते हैं रिपीटेटिवली, बार बार। सडन रिपीटेटिव मूवमेंट इन चाइल्ड्स लेस देन 18 ईयर्स, इस रिपीटेटिव बार बार मूवमेंट को बच्चों के अंदर क्या कहते हैं? टेक्स, इसको हम टेक्स कहते हैं, ठीक है ना। टेक्स एज अ टर्म अप्लाइड फॉर रिपीटेटिव एंड सडन इनवॉलंटरी मूवमेंट इन अ चाइल्ड, चाहे वो ब्लिंकिंग ऑफ द आईज हो, चाहे वो क्लैपिंग हैंड हो, चाहे वो नोडिंग ऑफ द हेड हो, चाहे इन आउट टंग इन आउट हो बार बार, ठीक है ना, रिपीटेटिव इनवॉलंटरी बार बार, ठीक है ना। दिस टाइप ऑफ मूवमेंट दैट इज नोन एज टिक्स। तो टिक्स का मतलब यह है कि इट इज सडन, हाँ जी, इनवॉलंटरी, नॉन प्लान्ड। ऐसा नहीं कि तुम किसी दोस्त के कार में तालियां बजाए, वो तो प्लान होता है, दैट इज नॉन प्लान्ड, इसमें प्लानिंग नहीं होती बच्चे की, ठीक है ना। सडन इनवॉलंटरी नॉन प्लान्ड रिपीटेटिव, द वर्ड इज रिपीटेटिव मूवमेंट इन लेस देन 18 ईयर्स, 18 ईयर्स से कम लोगों में हो जाए तो इसके लिए जो टर्म यूज होता है दैट इज कॉल्ड टेक्स, इसको हम टेक्स कहते हैं। फिर जो टेक्स है इसकी टाइप्स है, टेक्स की टाइप्स है, तो देखिए टेक्स की टाइप्स ये है, टाइप्स ऑफ टेक्स, टाइप्स ऑफ टेक्स, ठीक है। टेक्स इज आर ऑफ 3 टाइप्स, इसके 3 टाइप्स है। नंबर 1 टोरेट सिंड्रोम, पहले टाइप्स को क्या कहते हैं? टोरेट सिंड्रोम, TOURETTE, टोरेट सिंड्रोम, ठीक है। टोरेट सिंड्रोम इज अ टाइप ऑफ टिक, ठीक है। नंबर 2 मोटर आर, हाँ जी, वर्बल टिक, ठीक है। नंबर 3 प्रोविजनल, प्रोविजनल टेक्स, इसको प्रोविजनल टेक्स भी कहते हैं, ठीक है। तो टेक्स के ये 3 टाइप्स है, टोरेट सिंड्रोम, मोटर और वर्बल टेक्स एंड प्रोविजनल टेक डिसऑर्डर्स, ठीक है। टोरेट सिंड्रोम की क्राइटेरिया क्या है? टोरेट सिंड्रोम किन बच्चे में होगा? व्हाट इज द क्राइटेरिया? देखिए नंबर 1 इसकी क्राइटेरिया ये है, एग्जाम में याद रखने क्राइटेरिया, ए पॉइंट ये है कि टोरेट सिंड्रोम जैसे टिक पेशेंट में नंबर 1 देयर विल बी मोर देन 2 मोटर एपिसोड, इसमें कितने टिक्स होने चाहिए मोटर? 2 से ज्यादा, एंड मोर देन 1 वर्बल, वर्बल टिक्स कितने होने चाहिए? 1 से ज्यादा। अब मैं एक्सप्लेन करूंगा कि इसकी मतलब क्या है, इट्स अ वेरी वेरी हाई यील्ड टॉपिक, ठीक है। मोर देन 2 मोटर टिक्स एंड मोर देन 1 वर्बल टिक, इसका होना लाजमी है इफ यू वांट टू डायग्नोज इट सिंड्रोम, टोरेट सिंड्रोम, क्लियर है? नंबर 1। नंबर 2 बी नंबर क्राइटेरिया ये है कि इन सिम्टम की जो दौरानिया है इस पे अगर टाइम कितना गुजर जाए, दी सिम्टम इफ परसिस्ट फॉर मोर देन 1 ईयर, इस पे अगर 1 साल से ज्यादा टाइम गुजरे तो परसिस्ट मोर देन 1 ईयर, एक पॉइंट।
तो कितने क्राइटेरियाज हो गए? 2। और ये सिम्टम अगर हो, इस पे कितना साल से ज्यादा गुजरे? 1 से, और बंदे का उम्र स्टिल 18 से कम हो, तो फिर ये टोरेट सिंड्रोम है। तो एज लेस देन 18। अभी हमने जिक्र किया है कि टोरेट सिंड्रोम इज अ टाइप ऑफ टिक डिसऑर्डर, और टिक यूजुअली अकरिंग इन एज ऑफ लेस देन 18 ईयर्स। ये 18 साल से कम उम्र लोगों में ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, दिस 3 things, if there is a patient, then we will say the patient is diagnosed for which syndrome? टोरेट सिंड्रोम। क्लियर है? अब इधर आते हैं, मोटर और वर्बल टिक का मतलब क्या है? कहते हैं इन बच्चों में क्या होना चाहिए? देयर विल बी मोर देन, हाँ जी, 1 मोटर टिक। मोर देन से मुराद यहाँ पे इक्वल है, एक मोटर टिक का होना जरूरी है, एक से ज्यादा भी हो सकती है। तो इक्वल टू और मोर देन 1 मोटर टिक, या यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूं? आर। मोर देन और इक्वल टू 1 वर्बल टिक, 1 वर्बल टिक ये लिखता हूं। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? ये व्हाट इज दिस? मोर देन 2 मोटर टिक, ये क्या है? एंड इसका मतलब कि मोटर के साथ इसका होना भी जरूरी है। यहाँ पे ऑप्शन है, या मोटर टिक होना चाहिए या वर्बल टिक होना चाहिए। बी मीन परसिस्ट फॉर मोर देन 1 ईयर, कितने टाइम से ज्यादा हो? मोर देन 1 ईयर, सेम क्राइटेरिया, मोर देन 1 ईयर। और एज भी कितने से कम होना चाहिए? 18 से कम होना चाहिए। इसको फिर मोटर टिक या वर्बल टिक कहते हैं। ठीक है जी। अब अगर एक और पेशेंट आ जाए, एक और पेशेंट, इसको प्रोविजनल टिक कहते हैं। प्रोविजनल, देखे प्रोविजनल का मतलब यह है कि अगर फॉर एग्जांपल इस बंदे में सेम, हाँ जी, मोर देन 1 क्या हो? मोटर टिक हो, हाँ जी, आर, फिर मोर देन 1 वर्बल हो, इस तरह की प्रेजेंटेशन है। सेम बी, हाँ जी, बी में याद रखे इफ द सिम्टम परसिस्ट लेस देन 1 ईयर, 1 साल से कम। जब इंसान हाउस जॉब करता है 1 साल के लिए, तो उसको कौन सी आरएमपी मिलती है? प्रोविजनल। साल से कम वाले प्री ट्रेनिंग को कहते हैं। साल पूरा करोगे परमानेंट आरएमपी पे जाओगे। इसका मतलब प्रोविजनल लेस देन 1 ईयर। ठीक है। और जो सी है, एज भी कितने से कम होना चाहिए? 18। सब के लिए शर्त है एज लेस देन 18 फॉर टिक्स। ठीक है। अब इस क्राइटेरिया को आप लोगों ने याद रखना है। ऐसे बच्चे जिसमें बार बार रिपीटेटिव मूवमेंट आ जाए, 2 से ज्यादा मोटर हो और 1 से ज्यादा वर्बल हो, और उसका टाइम 1 साल से ज्यादा गुजरा हो, और एज कितने से कम हो, तो ऐसे टिक डिसऑर्डर को टोरेट सिंड्रोम डिसऑर्डर कहते हैं। और अगर इसमें से या 1 मोटर टिक हो या 1 वर्बल हो, फिर सेम हो एज जैसा, तो फिर ये क्या है? अगर हो मोटर टिक तो मोटर टिक डिसऑर्डर होगा, अगर वर्बल है तो वर्बल टिक डिसऑर्डर होगा, क्योंकि इसमें ऑप्शन है, प्रेजेंटेशन पर डिपेंड करता है। और इसमें अगर सेम है लेकिन इसकी टाइमिंग कितने से कम है? 1 ईयर से कम, ये प्रोविजनल टिक डिसऑर्डर है। ठीक है जी। अब इस बच्चे की तरफ आते हैं जो पेरेंट्स लेके आए हैं। 10-year-old child is brought by their parents to the clinic complaining of sudden repetitive involuntary clapping of the hand। तो clapping of the hand ये मोटर टिक है कि वर्बल है? मोटर, मूवमेंट ऑफ द मसल, मोटर, एक मोटर टिक ये है। एंड आल्सो रिपीटेड ब्लिंकिंग ऑफ द आइज, क्या है? ब्लिंकिंग मूवमेंट, ये भी मोटर टिक है। तो मोटर टिक कितनी हुई? 2। एंड फॉलोड बाय रिपीटेटिव एब्यूजिव वर्ड, गालियां भी देता है, एब्यूजिव वर्ड। हाथ जो है ना तालियां बजाता है, आंख मारता है, फिर गालियां देता है। ठीक है ना। इसका मतलब ये गालियां या एब्यूजिव वर्ड या कौन सा टिक है? ये वर्बल है। तो 2 मोटर टिक है और एक वर्बल टिक भी है सेम पेशेंट में। और ये कब से नोट कर रहे हैं? 2 साल से कर रहे साथ है। और पेशेंट की एज भी कितनी है? 10। दैट इज टोरेट सिंड्रोम डिसऑर्डर, इसको टोरेट सिंड्रोम कहते हैं फिर। ठीक है ना। तो टोरेट सिंड्रोम की डायग्नोसिस क्राइटेरिया पे की जाती है कि आप लोगों को क्राइटेरिया तो बताओ कि कौन सा टिक डिसऑर्डर है, कौन सा टोरेट सिंड्रोम है, कौन सा वर्बल डिसऑर्डर है। क्लियर है? तो दिस टाइप ऑफ कंडीशन इन अ क्लिनिकल मेडिसिन इज नोन एज टोरेट सिंड्रोम। इसको हम कहते हैं टोरेट। अब ये पीएमडीसी में नहीं था, पीएमसी वाले ने ऐड किया है, ये हम साइकेट्री में पढ़ाते पहले। ठीक है ना। लेकिन इट इज अ पार्ट ऑफ पैथोलॉजी नाउ, सो दैट इज कॉल्ड टोरेट सिंड्रोम। तो टोरेट सिंड्रोम के अंदर टिक डिसऑर्डर होता है। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखे इनमें कुछ वर्ड है,
एग्जाम में अगर आ जाए कि ऐसा टेक डिसऑर्डर जिसमें पेशेंट को क्या हो, लिखे इकोप्राक्सिया अगर एग्जाम में आ जाए कि हेपेटिक डिसऑर्डर पेशेंट डेवलप इकोप्राक्सिया, व्हाट इज दिस? एनीवन, व्हाट इज इकोप्राक्सिया? इकोप्राक्सिया मीन टिक डिसऑर्डर के अंदर मीन रिपीटेड मूवमेंट्स ऑफ अदर्स। एक बंदा है, टिक डिसऑर्डर वाला बच्चा बैठा है, उसके सामने आप किसी को आवाज दे या उसके सामने आप थोड़ा सा हिले इस तरह, वो भी उठेगा और आपकी जगह पे कदम रखेगा, उधर भी हिलेगा, ठीक है ना। जो काम दूसरा कर रहा है उसको कॉपी पेस्ट करता है। तो टिक डिसऑर्डर के अंदर दूसरों की हरकत को क्या करना, रोल कॉपी पेस्ट करना, इस रिपीटेटिव मूवमेंट ऑफ अदर्स को क्या कहते हैं? इकोप्राक्सिया कहते हैं। तो यहां पहले के टू रिपीट द मूवमेंट ऑफ अदर पर्सन, द मूवमेंट ऑफ अदर पर्सन, दैट इज कॉल्ड इकोप्राक्सिया। दूसरा कुछ कर रहे और टिक डिसऑर्डर वाला भी कर रहे, जब तक ना करे उसको सुकून नहीं मिलता, उसने भी कॉपी पेस्ट नकल करनी है, दैट इज कॉल्ड इकोप्राक्सिया। लेकिन ये वॉलंटरी नहीं होता, एक रिहर्सल होता है ना, जो हम कोई चीज तैयार करवाते, एक जैसा स्टेप करते लोग, ठीक है, डांस वगैरह में, वो तो एक नॉर्मल पे नाम, ये इनवॉलंटरी सडन होता है। बच्चा बैठा होता है और आपके पीछे आ जाते हैं और आप जैसा शुरू हो जाता है, आप उसको थप्पड़ भी मारते फिर भी शुरू हो जाता है, उसको सेंस ही नहीं है कि दिस इज इनवॉलंटरी। लोग कहते हैं कि नकल उतारता है, लेकिन ये इकोप्राक्सिया होता है। इकोप्राक्सिया मीन कि उसके बस की बात हो नहीं होती। फिर इनके अंदर कोप्रोप्राजिया होता है। कोप्रोप्राजिया ये भी इंपोर्टेंट है, ठीक है, कोप्रोप्रेजिया या प्राजिया, ठीक है, कोप्रोप्राजिया, व्हाट इज दिस? ये बच्चे क्या करते कि किस आप ऑफिस में ले आते हैं अपने साथ, और ऑफिस में आकर जनाब क्या करता है, शलवार को ऊपर इधर तक लाता है और उल्टा करके सो जाता है कि मैंने सोना इधर। इसका मतलब यह है कि इनएप्रोप्रिएट गेस्चर बनाता है, मतलब वो गेस्चर, वो पोजीशन जो जगह पे सूट नहीं करती। मतलब इंसान सोता है तो बेड में जाए, वो जाके टेबल पे आपके सामने सो जाता है, ठीक है ना, आप उसको जितना मारे वो सुनेगा नहीं। तो लेकिन इनएप्रोप्रिएट गेस्चर, गेस्चर मीन पोजीशन, ठीक है, दैट इज कोप्रोप्राजिया, ठीक है, ये भी टेक्स्ट का एक हिस्सा है, कोप्रोप्राजिया, ठीक है ना। कोई ऑफिसर है, लोग इस तरह पेपर में आता है कि एक बच्चा है, वो पेरेंट्स लेके आते हैं किसी ऑफिस वगैरह में, और वहां पे एक ऑफिसर था ऑफिस के अंदर, उसने उसको कहा कि अब नीचे उतरे टेबल से, और इसने सामने से उसको इस तरह किया, डाउन द थंब, ठीक है, डाउन द थंब, इस तरह करना, फिंगर दिखाना, ये इनएप्रोप्रिएट चीज है, गेस्चर है, अकॉर्डिंग टू दैट लेस, दैट इज कॉल्ड कोप्रोप्राजिया। इसको क्या कहते हैं? कोप्रोप्राजिया। तो दैट इज इकोप्राजिया एंड कोप्रोप्राजिया। तो इसमें वर्बल चीज है कि मोटर है, दीज आर मोटर टेक्स्ट टाइप्स, ये मोटर टेक्स्ट के अंदर आती है, ये मोटर टेक्स्ट है, ठीक है ना। कुछ टेक्स्ट वाले बच्चे होते हैं, उसमें होता है इकोलालिया, इकोलालिया, ठीक है ना। इकोलालिया का मतलब क्या है? अजीब वर्ड है, मेडिसिन है, ठीक है। इकोलालिया का मतलब ये है रिपीटेड लास्ट वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस। आप इसको कहे कि आप कैसे हैं, वो आपको बार बार बताएगा कैसे है कैसे है, ठीक है, कैसे है कैसे है, मतलब जो लास्ट सेंटेंस उसने सुना वो जब तक आपको वहां से नहीं भगाएगा ना, आपको बोलता रहेगा। और पता है कितना रिपीट करता है? कोई 100 to 150, वो आप जितना मारे हो, कैसा है, ठीक है ना। तो रिपीटिंग द लास्ट वर्ड ऑफ अ सेंटेंस अगेन एंड अगेन, दैट इज कॉल्ड इकोलालिया, ठीक है ना। रिपीटिंग द लास्ट वर्ड्स ऑफ सेंटेंस, द लास्ट वर्ड्स ऑफ सेंटेंस, दैट इज इकोलालिया, ठीक है। फिर इसके बाद एक और चीज है, उसको कहते हैं पालीलालिया, ठीक है। एक इसमें होता है पालीलालिया, ये सारे वर्ड एग्जाम में आते हैं। ये कौन सा वर्डिंग है, ये कौन सा वर्ड? टेक डिसऑर्डर रिपीट देयर ओन सेंटेंस, टेक डिसऑर्डर रिपीट अदर सेंटेंस, इसके नाम क्या है? किसी और की सेंटेंस की लास्ट वर्ड को बार बार रिपीट करना, इसको इकोलालिया कहते हैं। और अगर फॉर एग्जाम्पल पालीलालिया आ जाए, पाली रिपीटिंग ओन सेंटेंस, आप इसको के क्या कर रहे हो?
وہ کہے گا میں کانا کھا رہا ہوں تو لگ جائے گا کہ میں نہ کانا کھا رہا ہوں، میں کانا کھا رہا ہوں، میں کانا کھا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ ہر ورڈ پہ نہیں، کبھی کبھار یہ لوگ ٹھیک ہوتے ہیں، جب اس پہ یہ ایپیسوڈ آتا ہے تب آپ اس کے ساتھ بیٹھے ہو نا، کیسے ہو گئے، ٹھیک ہو، آپ کیسے ہو، وہ گپ شپ چلتی رہے گی، آپ چائے شائے بھی پی رہے ہوگا، ایک وقت آ جاتا ہے گپ شپ کے دوران آپ اس کو کہو کہ کیا کر رہے ہو، کہتے ہیں میں بیٹھا ہوں، آپ پھر دوسرا بات آپ کو نہیں کریں، وہ کہتا ہے میں بیٹھا ہوں، میں بیٹھا ہوں، میں بیٹھا ہوں، میں بیٹھا ہوں، اس طرح مطلب پہلے تو نارمل چیٹ کرے گا 10-15 منٹ صحیح ہوگا، جب ایپیسوڈ آتا ہے تو ایک دفعہ اگر وہ لگ گیا، ٹھیک ہے نا، وہ مشین ہے، پھر لگتا جائے گا، تو دیکھیے ریپیٹنگ اون سینٹینس، اپنے سینٹینسز بار بار ریپیٹ کرنا. ریپیٹڈ اون سینٹینسز اس کالڈ آف پالی لالیا، ٹھیک ہے نا. نیکسٹ چیز ہے، لے کے اس میں جو نیکسٹ آتا ہے کوپرو لالیا، دا ورڈ از کوپرو لالیا. آپ اس کو کہیں نا بچے کو کیا کر رہے ہو، آگے سے ابیوز ورڈ شروع کرے گا، گالیاں دینا شروع کرے گا. آپ حیران ہوں گے کہ میں نے تو اسے کچھ کہا نہیں ہے، چاہے آپ اس کو جتنا مرضی کر کے مارے وہ گالیاں دیتا رہے گا. اس سے بیٹر یہ ہے کہ بس راستہ بدل لیں، ٹھیک ہے نا. وہ 100 150 گالیاں دے گا تب چپ ہو جائے گا، کیونکہ ریپیٹیشن آف دا ورڈ شوڈ بی لیس دین ناٹ لیس دین 20 اینڈ مور دین 80-100. گالی ایک ہی دفعہ دیتا رہے گا، لوگ بھی کہیں گے اس کو کیا ہو گیا ہے، لیکن کچھ نہیں ہوگا. جب وہ اپنے حالت میں آئے گا نا، وہ کہے گا یار پتہ نہیں تم تو گپ شپ لگا تھے کدھر چلے گئے تھے، اس کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ بندہ کدھر چل، اس کو کیا پتا کہ اس بندے کو اس نے کیا سنائی ہے، ٹھیک ہے نا. یہاں پہ لے کے ریپیٹنگ ابیوز یور ورڈ، وہ ورڈ جو سوسائٹی کو ایکسیپٹیبل نہ ہو اس ورڈ کا بار بار ریپیٹ کرنا، دس از کالڈ کوپرولالیا. تو دیکھیں اگر ایسی جگہ پہ انسان ایسا پوسچر بنائے، فار ایگزامپل پوزیشن گیسچر بنائے جو سوسائٹی ایکسیپٹ نہ کرے، وہ کوپرو پراکسیا ہے، کوپرو پریجیا ہے. اور اگر ایسا ورڈ یوز کرے جو ایکسیپٹ نہ کرے سوسائٹی، وہ کوپرو لالیا ہے. لالیا از دا ورڈ یوز فار ورڈ، کوپرو مین اب نارمل. کوپرو یہاں پہ بھی ہے، یہاں پہ بھی ہے، لیکن یہ پریجیا ہے موومنٹ کو کہتے ہیں، اور یہ لالیا ہے ورڈ کو کہتے ہیں. کلیئر ہے؟ لیکن کوپرو از اینی تھنگ وچ از ناٹ ایکسیپٹیبل بائی دا سوسائٹی، جو سوسائٹی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی. کلیئر ہے؟ ایک چیز آپ لوگوں نے یہاں پہ نوٹ کرنی ہے، چاہے ایکو لالیا ہو، پالی لالیا ہو، کوپری لالیا ہو، دیز آر کالڈ وربل ٹیکس. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ وربل ٹیکس. یہ بولنے کا مسئلہ ہے، وربل ٹیکس ہے. لیکن یہ نیچے جو دو آپ لوگوں کو بتایا ہے یہ سارے کیا تھے؟ یہ موٹر ٹیکس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو دیکھیں آپ لوگوں کو جو ایگزام میں کوشچن، اس کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے، اس کا ٹریٹمنٹ ہے سی بی ٹی، کوگنیٹو بیہیویئرل تھراپی. یہ سائیکیٹرسٹ کرتے ہیں کوگنیٹو بیہیویئرل تھراپی. اور ایک چیز آپ لوگ اگر لکھنا چاہیں تو لکھے ہیبٹ ریورسل تھراپی. ہیبٹ ریورسل، کس کی ہیبٹ کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ختم کرنا ہے، ریورس کرنا ہے. تو ہیبٹ ریورسل تھراپی میں کیا کرتے ہیں؟ ہم ان کو ٹائم دیتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں، اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں، اس کو سمجھاتے ہیں. آہستہ آہستہ اس میں ٹائم لگتا ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ اگر آپ اس کو فار ایگزامپل قرآن شریف پارا دے دے، مسجد لے جائے، پھر ان چیزوں پہ اڈاپٹ ہو جاتے ہیں اپنے آپ کو. آہستہ آہستہ اس کی جو سمٹم ہے اس میں کیا جاتی ہے؟ کمی آ جاتی ہے. تو ایکسپوجر ٹو گڈ تھنگ اینڈ ڈی ایکسپوجر ٹو بیڈ تھنگ، دیٹ از کالڈ ہیبٹ ریورسل تھراپی. سی بی ٹی بھی اوپر لے کے کاگنیٹو بیہیویئر تھراپی، یہ سائیکیٹرسٹ کرتا ہے، اور اس میں ہم اینٹی سائیکوٹک ڈرگ دیتے ہیں. اینٹی سائیکوٹک، وجہ یہ ہے کہ اینٹی سائیکوٹک ڈرگ ابھی تک کوئی کاز نہیں پتا، لیکن دیکھا گیا ہے کہ اینٹی سائیکوٹک ہیز اے گڈ آؤٹ کم ان دا ٹریٹمنٹ آف ٹکس. تو ٹھیک ہے، اس میں جو ڈرگ دیا جاتا ہے اینٹی سائیکوٹک میں، دیٹ از کالڈ ہیلوپیریڈول. اس ڈرگ کا نام کیا ہے؟ ہیلوپیریڈول. تو یہ ہم سائیکیٹری میں بھی پڑھیں گے. But haloperidol is a drug used in the treatment of psychiatric disorder. لیکن it is also used in the treatment of tics. اب چاہے ٹوریٹ سنڈروم آ جائے، چاہے موٹر وربل ٹیک آ جائے، یا پروویژنل ٹیک آ جائے، سب کے اندر ہم یہ ڈرگ دیتے ہیں ایک ہیلوپیریڈول. کیونکہ یہ سب کون سے ڈس آرڈر ہے؟ ٹیکس ڈس آرڈر ہے. اور ٹیکس ڈس آرڈر کے اندر جو موومنٹ ہے یہ والنٹری ہے کہ انوالنٹری؟ انوالنٹری. یہ پرپس لیس ہے کہ پرپس فل ہے؟ پرپس لیس ہے. اور یہ جناب ہمارا ریپیٹیٹیو ہے. اور یہ سلولی ہے کہ سڈن ہے؟ سڈن انوالنٹری پرپس لیس موومنٹ آف اینی پارٹ آف دا باڈی، دیٹ از نون ایز کوریا. اس کو کیا کہتے ہیں؟
कोरिया कहते हैं। इस मूवमेंट ऑफ टिक के अंदर इसको क्या कहते हैं, मूवमेंट को कोरिया कहते हैं। तो कोरिया इज अ इनवॉलंटरी पर्पसलेस सडन रिपीटेटिव मूवमेंट ऑफ द बॉडी, दैट इज नोन एज अ कोरिया, इसको हम कोरिया कहते हैं। तो कोरिया रूमेटिक फीवर में भी होता है, कोरिया टिक्स के अंदर भी होता है, और कोरिया ये और डिजीज के अंदर भी हो सकती है। बात समझ गए कि नहीं? तो कोरिया इज अ सडन इनवॉलंटरी inappropriate sudden involuntary inappropriate purposeless movement of the body, ठीक है, purposeless जिसका कोई मकसद ना हो, purposeless movement of the body, that is called कोरिया। कोरिया में एक ग्रुप ऑफ मसल भी इन्वॉल्व हो सकती है, इसमें पूरी बॉडी भी इन्वॉल्व हो सकती है। अगर ब्लिंकिंग ऑफ द आईज आ जाए इसको कहते हैं व्हाट, दैट इज कॉल्ड लोकलाइज्ड टिक, एक ग्रुप ऑफ मसल तक है। अगर पूरी बॉडी वो शेक कर रहा है कोई बंदा, दैट इज जनरलाइज्ड टिक, वो पूरी बॉडी को शेक कर रहा है। अगर पूरी बॉडी बंदा जा रहे, फॉर एग्जाम्पल ये लोग इस तरह सही होते हैं और अचानक डांस लाइक स्ट्रक्चर, डांस लाइक मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं, और 2-3 सेकंड के बाद क्या हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। तो इसका मतलब बंदा आपके साथ जा रहा है गपशप में, और रास्ते में वो डांस लाइक मतलब इस तरह ट्रिमर लाइक स्ट्रक्चर या सिम्टम उस पे आ जाते हैं, दैट इज कॉल्ड डांसिंग लाइक मूवमेंट विच इज इनवॉलंटरी purposeless and sudden onset repetitive in nature, that is called कोरिया। तो पार्किंसन डिजीज में पेशेंट की जो मूवमेंट है वो स्लो होती है कि तेज, स्लो, और इसमें भी जो मूवमेंट है नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है। तो चाहे टिक्स आ जाए चाहे पार्किंसन डिजीज आ जाए, दोनों के अंदर क्या होती है, मूवमेंट डिसऑर्डर होती है। तो पीएमसी वर्ल्ड ने इन दोनों को मूवमेंट डिसऑर्डर में रखा है कि टिक्स एंड कोरिया एज वेल एज पार्किंसन डिजीज, दीज आर नोन एज मूवमेंट डिसऑर्डर, ठीक है। इसमें एक चीज रहती है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा, उसका नाम है हंटिंगटन डिजीज। हंटिंगटन डिजीज इज आल्सो टाइप ऑफ मूवमेंट डिसऑर्डर, ठीक है। हाँ जी, इसमें ऑफ कोर्स 2 हो सकती है, बिल्कुल। आप अच्छा है कि इसमें से 2 हो सकती है, एक ही पेशेंट में एक ही टाइम पे बिल्कुल हो सकती है, ठीक है, लेकिन एक के बाद दीगरे होती है। हाँ जी, नेक्स्ट वर्बल, नहीं ये फर्स्ट 3 वर्बल है, वर्बल है। ये इकोप्राक्सिया और कोप्रोप्राक्सिया ये हमारे पास मोटर होते हैं, ठीक है। 10 मिनट ब्रेक कर फिर एक और क्लास लेते हैं। 1 बिल्कुल 1 एक्सप्लेन क्या है, जो 11 है वो हम आगे एक्सप्लेन करेंगे इसके अंदर। उसमें असल में CSF वाज द मेन टारगेट, वो बेसिक में है, वो आप लोगों ने पढ़ लिया। तो 1 से 12 तक हम इधर पढ़ेंगे, उसमें लेक्चर नहीं दूंगा, वो पढ़ाऊंगा क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है सारे, ठीक है।